हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इस सफर में अब आपको मजा आने लगा होगा। मजे का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको मनोरंजन मिलेगा, ऐसा नहीं है। मजे आने का मतलब ये है कि आपको अब कंसेप्ट जो हैं वो समझ में आने लगे होंगे। अब आप ये समझने लगे होंगे कि एक आम विद्यार्थी और एक यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ जब यूपीएससी एस्पिरेंट या वो विद्यार्थी जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो किसी मुद्दे को देखता है, या मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं तो भूगोल, जब वो भूगोल विषय को पढ़ता है तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितनी डेप्थ में उसको जानने की जरूरत है, साथ ही साथ कितने और नए आयाम उसको भूगोल के साथ और भी देखने चाहिए। तो ऐसी ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कौन करवा रहा है आपको? स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी करवा रहा है। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी का 4th बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी डेट क्या है? जिसकी डेट है 22 अप्रैल 2023 से बैच शुरू हो जाएगा। इसमें इसी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आपकी कक्षाएं लेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये डर बैठा हुआ होता है कि हम हमारे डाउट कैसे क्लियर करवाएंगे, हम हमारे आंसर्स कैसे चेक करवाएंगे। उन सारी ही जो आपके डाउट्स हैं उन सबको यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे समझा गया है, साथ ही साथ उनका समाधान भी दिया गया है। जो लाइव क्लासेस होती है उनमें आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो अपने, साथ ही साथ आपकी जो मेंटर्स होंगे वो आपकी कॉपी चेक करके उसमें रिमार्क भी देते रहेंगे। आपको क्या बात ध्यान रखनी है? आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोर्स बाय करें तो आपको कौन सा कोड लगाना है? आपको कोड लगाना है MB लाइव। और जैसे ही कोड MB लाइव लगाते हो आप, तो कोर्स की जो ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए, उससे घट के वो कितने में आज मिलेगा आपको? मात्र 18,999 रुपए में। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, इस कोर्स को कब तक आप देख सकते हो, इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, वो आपको देखने को मिलेगी 2 और 13 से 14 महीने आपको यहाँ पे लाइव कक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल को क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। फटाफट से एनरोल हो जाइए और कोड यूज कीजिए MB लाइव। चलते हैं भू आकृति प्रक्रियाओं पे या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर बाकी सारे चैप्टर्स के मुकाबले ये चैप्टर्स कुछ अलग है, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इसमें इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हाँ, इसमें कंसेप्ट जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़े थे, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में पढ़े थे, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जैसे जिस तरह से हमने कंसेप्ट पढ़े थे, उतने कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात आप भी जानते हैं, और यही बात यूपीएससी भी जानती है। इसी वजह से आप देखोगे यूपीएससी बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं पूछती है। अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रश्न प्री में तो आपको यहां से देखने को नहीं मिलेंगे, मेंस में प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं, वो भी रेयरली, मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा, सर फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, यूपीएससी के सिलेबस में पहली चीज ये दी हुई है। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की किताब है कक्षा 11 की, अगर आप एनसीईआरटी किताब देखोगे, भौतिक, भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की, वहां पे आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी को अगर आप राजेंद्र नगर, करोल बाग वाले इलाके में रहते हैं, मुखर्जी नगर वाले इलाके में रहते हैं, तो यूपीएससी का एक और नाम से जाना जाता है। हमें पता है यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन वहां पे यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। हमको प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि यूपीएससी क्या पूछेगा। जब तक पेपर आपके सामने नहीं है तब तक हम लोग नहीं बता सकते कि यूपीएससी क्या पूछेगा। हमको जो सिलेबस में दिया गया है वो सिलेबस पूरा कवर करना है। हम अभी इस स्टेज पे हैं, हमने इतना जल्दी इसीलिए शुरू किया है कि हम सारा सिलेबस बहुत अच्छे से क्या कर सकें, कवर कर सकें। तो अगर सिलेबस में एक बिंदु भी कहीं पे दिया हुआ है, इस बिंदु का नाम भू आकृतिक प्रक्रिया या जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इसके बाद वाले जो चैप्टर्स देखोगे, जहाँ पे हम बहुत सारी भू आकृतियों के बारे में जानेंगे। भू आकृति कैसे, जैसे बहते हुए जल से कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है, हवाएं कौन सी भू आकृति का निर्माण करती हैं, जो जल है उससे कौन कौन सी भू आकृति का निर्माण हो सकता है,
हिमानी जो ग्लेशियर है उससे कौन कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है, उससे पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा कि भू आकृति प्रक्रियाएं क्या होती हैं। अगर आपको यही समझ में नहीं आया कि जो बहता हुआ जल है वो अंतरजातीय बल या अंतरजातीय संचरण करेगा या बहिर्जातीय संचरण करेगा, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि वो कौन सी स्थलाकृति निर्माण करेगा और कहाँ निर्माण करेगा उसका। तो उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए आपका ये जो चैप्टर है, यहाँ पे जो जो चीजें हैं बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन हर एक शब्द की अपनी एक अलग परिभाषा है। इसलिए चैप्टर या इसलिए मैं कहूँ ये जो वाला अध्याय जो है वो और चैप्टर्स के मुकाबले कुछ अलग आपको प्रतीत होता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हाँ, इसमें उतने ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, तो अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो हम उस पर एक अच्छी इमारत खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो उस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलते जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हमने सबसे पहले ये चार्ट देखा था। ये चार्ट अब आपको याद हो जाना चाहिए। हमने सबसे पहले देखा था अंतरजातीय बल या अंतरजातीय संचरण। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, धीमी चाल और अचानक गति। डायस्ट्रोफिज्म इसको हमने बोला था कैटेस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म को हमने दो भागों में बांटा था। ऐसा संचलन जो लंबवत हो रहा है उसको हमने बोला था एपिरोजेनिक, और ऐसा संचलन जो क्षैतिज हो रहा है उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था ऑरोजेनेसिस। एपिरोजेनेसिस या लंबवत संचलन को हमने फिर से दो भागों में बांटा, या तो ऊपर की ओर संचलन हो रहा हो या नीचे की ओर संचलन हो रहा हो। वहीं पे हमने ऑरोजेनेसिस जो क्षैतिज संचलन है उसको भी दो भागों में बांटा था, या इस बल को भी हमने दो भागों में बांटा था। पहला संपीड़नात्मक और दूसरा हमने देखा था तनाव। वहीं पे मैं बात करूं बहिर्जातीय बल, इसमें हमने देखी थी तीन चीजें, अपक्षय, कटाव और निक्षेप। ये क्या होता है ये आज हम देखेंगे। इसके बाद इसके अंग्रेजी के शब्दों से भी आप परिचित हो चुके हो। अब हमने बात करी थी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था एंडोजेनिक, दूसरा था एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक को फिर से दो भागों में विभाजित किया। पहला हमने कहा स्लो मूवमेंट जिसको डायस्ट्रोफिज्म कहा, दूसरा सडन मूवमेंट जिसको कैटेस्ट्रोफिज्म कहा। जो सडन मूवमेंट है इसको हमने फिर से दो भागों में बांटा था, ज्वालामुखी और भूकंप में हमने बांटा था। साथ ही साथ जो सडन जो स्लो मूवमेंट है जिसको कैटेस्ट्रोफिज्म कहा था उसको दो भागों में बांटा, एपिरोजेनिक और ऑरोजेनिक। एपिरोजेनिक किस तरीके का संचलन है? एपिरोजेनिक में हमने देखा था ये संचलन है वर्टिकल, लंबवत। वहीं पे यहाँ पे ऑरोजेनिक की बात करूं तो ये है हॉरिजॉन्टल। एपिरोजेनिक का मतलब था महादेश जनक और ऑरोजेनिक का मतलब था पर्वत निर्माण। एपिरोजेनिक को फिर से दो भागों में बांटा, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। वहीं पे मैं बात करूं ऑरोजेनिक को भी हमने दो पार्टों में बांटा, कंप्रेशनल फोर्सेस, साथ ही साथ हमने बांटा टेंशनल फोर्सेस में। एक्सोजेनिक बहिर्जातीय बलों को हमने तीन भागों में देखा, कौन कौन सा? वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। जब हम लोग आगे की ओर चले तो हमने सबसे पहले देखा क्या अंतर होता है अंतरजातीय बलों में और बहिर्जातीय बलों में। अंतरजातीय बल क्या करने की कोशिश करते हैं? अंतरजातीय बल ये करने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी का जो भूपटल है उस पर बहुत सारी स्थल आकृतियों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, या मैं कहूँ कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रहते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रचनात्मक बल कहा जाता है। और अगर आपसे यूपीएससी ये पूछ ले कि पृथ्वी की भूपरपटी को या भूपरपटल को कौन से बल उबड़ खाबड़ करने की कोशिश करते हैं, तो कौन से बल होंगे? वो अंतरजातीय बल होंगे। और ये पूछा जाए कि उबड़ खाबड़ की जगह समतल कौन से बल करते हैं, तो वो कौन से बल होंगे? बहिर्जातीय बल होंगे। हमने एक और चीज देखी थी कि अंतरजातीय बल इनको अपनी जो ऊर्जा होती है वो कहां से प्राप्त होती है? इनकी ऊर्जा मुख्यतः पृथ्वी से आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे हमने जो बहिर्जातीय बल देखा था उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? उनकी ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। आगे हम लोग जब गए अंतरजातीय बल के बारे में हमने देखा था कि अंतरजातीय बलों में क्या क्या होता है? संकुचन होता है और वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। इसको तीव्रता के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों पर, आकस्मिक और पटल विरूपणी। आकस्मिक बल हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं? आकस्मिक संचलन, भूकंप और ज्वालामुखी। या और दूसरे पटल विरूपणी या जो धीमी गति से हो रहे हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? महादेश जनक और पर्वत जनक। इसके बाद हमने बात करी थी कि आकस्मिक बलों को क्या कहा जाता है? रचनात्मक बल कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव फोर्स इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इससे क्या होता है? किसी ना किसी चीज का निर्माण होता है।
आगे की ओर चलें हम लोग। हमने ये चार्ट देखा था, जो मैंने कहा था आपको अच्छी तरीके से ये याद होना चाहिए। ये अगर चार्ट आपको याद है तो यकीन मानिए कि जो पूरा चैप्टर है आपका, वो पूरा चैप्टर आपको पता है। बस आपको उनकी डेफिनेशन पता और याद करनी है, बाकी पूरा चैप्टर इस पूरे चार्ट में आपने क्या करा, समराइज कर दिया है। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन। ऐसे फोर्सेस जो लैंड फॉर्म्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हमने देखा। पहले कौन कौन से देखे, अंतरजातीय और बहिर्जातीय। उसके बाद अंतरजातीय में हमने कौन कौन से देखे, अंतरजातीय में हमें पता है कि हमने देखा पटल विरूपणी, जिसको हमने बोला था डायस्ट्रोफिज्म, और आकस्मिक अंतरजातीय बल, जिसको हमने कहा था सडन मूवमेंट। पटल विरूपणी को फिर से दो भागों में, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी। आकस्मिक को भी हमें पता है दो भागों में हमने बांटा, भूकंप और ज्वालामुखी। एपिरोजेनिक फोर्सेस और ऑरोजेनिक फोर्सेस। ऑरोजेनिक को हमने पता है दो भागों में बांटा गया था, कौन कौन सा था वो, टेंशन, और दूसरा कौन सा था, संपीड़न, या जिसको हमने कहा था कंप्रेशन। तनाव को हमने दो भागों में बांटा था, पहला देखा था चटकन और दूसरा देखा था भ्रंशन। साथ ही साथ संपीड़न को भी हमने देखा था, संपीड़नात्मक जब बल लगेगा तो सबसे पहले क्या होगा, भूपटल पे बंकन आएगा, वो मुड़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रैपिंग देखने को मिलेगी, जिसको हमने बोला था संवलन, और यहाँ पे आपको वलन देखने को मिलता है, जिसको हमने कहा था फोल्ड। संवलन को भी हमने दो भागों में बांटा था, कौन कौन से संवलन होते, एक तो अवसंवलन जिसको हमने कहा था डाउन रैपिंग, और दूसरे को कहा था अप रैपिंग। वहीं पे मैं बात करूं महादेशजनक, तो हमने देखा था यहाँ पे ऊपरी मुखी बल लग रहे होंगे, निर्गमन हो रहा होगा, और अधोमुखी डाउनवर्ड, या जिसका कहूं मैं निमज्जन हो रहा होगा। ये शब्द आपको याद होने चाहिए, निर्गमन, निमज्जन। उमज्जन की हमने बात करी थी, तटीय क्षेत्रों में होगा तो क्या होगा, महाद्वीपीय क्षेत्रों में होगा तो क्या होगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे की ओर चले, और सबसे पहले हमने ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन का डिफरेंस देखा था। हमने देखा था अगर ऊपरी मुखी संचलन महाद्वीपीय भाग में हो रहा है तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप उत्थान कहोगे, अपलिफ्टमेंट कहोगे। ये मैं आपको शायद चौथी बार रिवाइज करा रहा हूं। मेरे को पता है कि यहां से अगर आपको यूपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न पूछ रहा है तो यहां से आपको फंसाने की कोशिश कर सकती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि तटीय भागों में अगर आपका कौन सा संचलन हो रहा है, ऊपरी मुखी संचलन हो रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, निर्गमन कहोगे, इमरजेंस कहोगे। वहीं पे मैं बात करूं अगर डाउनवर्ड मूवमेंट, अधोमुखी संचलन हो रहा है, तो इस क्षेत्र को क्या कहोगे, अवतलन कहोगे, और ये कब कहाँ हो रहा होगा, अपने स्थल भाग में, महाद्वीपीय हिस्से में। वहीं पे अगर तटीय क्षेत्र में हो रहा है तो इसको क्या कहोगे, इसको निमज्जन कहोगे, इसको सबमर्जेंस कहोगे। आगे की ओर चलें। आगे की ओर चलने में हमने देखा था पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, ऑरोजेनेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें पता है किस प्रकार के बलों से होगा, एक क्षैतिज बलों के कारण होगा। और क्षैतिज बल जब एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे होंगे तो उसको आप कौन सा कहोगे, तनाव मूलक बल कहोगे या टेंशनल फोर्स कहोगे। और जब एक दूसरे की और कार्य कर रहे होंगे तो उनको कंप्रेशनल फोर्स कहा जाता है, उनको संपीड़नात्मक बल कहा जाता है। हम लोग आगे चले, हमने देखा तो सबसे पहले कहाँ पे भूपटलीय बंकन होगा, तो आपको पता होना चाहिए भूपटलीय बंकन के लिए किस प्रकार के बल होने चाहिए। भूपटलीय बंकन के लिए आपको संपीड़नात्मक कंप्रेशनल फोर्सेस लगने चाहिए। क्यों, कंप्रेशनल फोर्सेस से ही क्रिस्टल बेंडिंग होगी, या मैं कहूँ भूपटलीय बंकन होगा। आप सोच सकते हैं अगर ये आपका क्या है, ये आपका भूपटल है, ये आपकी भूपरपटी है, यहीं पे अगर तनाव के बल लग रहे होते तो इसको खींचने की कोशिश करते तो सबसे पहले यहाँ पे क्रैक डेवलप होंगे, उस केस में ये मुड़ेगा नहीं। वहीं पे अगर संपीड़नात्मक बल लग रहे होंगे तो इस प्रकार ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मुड़ने को हम क्या कहते हैं, बंकन कहते हैं। वो बांका हो गया, और क्या बांका हुआ यहाँ पे, भूपटल बांका हो गया, इसलिए नाम ही क्या रख दिया, भूपटलीय बंकन। यह इसको कहा जाता है क्रिस्टल बेंडिंग। क्रिस्टल जब बेंडिंग होगी तो दो प्रकार की स्थलाकृति आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा संवलन, जिसको कहा जाता है रैप, और वलन, जिसको कहा जाता है फोल्ड। संवलन का प्रभाव काफी दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है, और यहाँ पे भी हमने देखा था संवलन में आपको कुछ ऊपर उठा हुआ भाग देखने को मिलेगा, जिसको आपने कहा था उत्संवलन, या जिसको अपरैपिंग कहा था। और जब संवलन में नीचे की ओर धस रहा है कोई क्षेत्र तो उसको अवसंवलन, उसको डाउन रैपिंग कहा था। और अगर ये जो संवलन है काफी बड़े क्षेत्र में हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, वृहद संवलन कहोगे, इसको ब्रॉड रैपिंग कहोगे। इसके बाद हमने बात करी थी वलन की।
जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फोल्ड। यहां से सवाल मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है। तो फोल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोल्ड के क्या होगा, फोल्ड के अंदर किस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी, लहरनुमा आकृति देखने को मिलेगी। फोल्ड में भी कुछ भाग ऐसे होंगे जो ऊपर उठे हुए होंगे, और फोल्ड में भी कुछ भाग ऐसे होंगे जो नीचे धसे हुए होंगे। कुछ भाग जो ऊपर उठे हुए होते हैं उनको आप क्या कहोगे, उनको आप अपनति कहोगे, उनको आप एंटीक्लाइन कहोगे। और कुछ भाग जो धसे हुए हैं उनको आप क्या कहोगे, उनको आप सिंक्लाइन कहोगे, उनको आप अभिनति कहोगे। अच्छा, अगर मैं कहूं समवलन और वलन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में वलन वृहद समवलन का ही एक लघु रूप होता है। तो जो वलन है वो किसका लघु रूप है, वो वृहद समवलन, या मैं कहूं समवलन का एक छोटा रूप है क्या, वलन। इसके बाद हमने बात करी थी कि वलन क्या होता है। वलन में आपको पता है कि एंटीक्लाइन अपनति और सिंक्लाइन अभिनति का निर्माण होगा। साथ ही साथ ये अपनति और अभिनति, इसको कहा जाता है सिंक्लाइन, इसको क्या कहा जाता है, सिंक्लाइन, और इसको कहा जाता है एंटीक्लाइन। अगर आप में से कुछ लोगों ने विज्ञान पढ़ा है और विज्ञान में आपने तरंगों के बारे में पढ़ा है, तो वहां पे भी हम पढ़ते हैं अपनति और अभिनति, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हम लोग पढ़ते हैं। और आप में से अगर किसी का भूगोल वैकल्पिक विषय, तो वहां पे ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंक्लाइन। सिंक्लाइन की बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी जियो सिंक्लाइन थ्योरीज के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ते हैं, पर वो जीएस के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमने बात करी थी अपनति और अभिनति के बारे में। हमने ये भी जाना था कि एंटीक्लाइनल एक्सिस क्या होता है, या मैं कहूँ अपनतीय अक्ष क्या होता है और अभिनतीय अक्ष क्या होता है, और इनकी भुजाओं को क्या कहते हैं हम लोग, लिम्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, इनकी भुजाओं को लिम्स कहा जाता है। लिम्स के बाद हमने देखा था कि वलन कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी एक उसका चित्र। मैं इतने सारे चित्र आपके पास इसीलिए होते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो चित्र आप बना लें। इनकी भुजाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इनकी भुजाओं को हम लोग लिम्स कहते हैं। हमने देखा था वलन कितने प्रकार के होते हैं, तो वलन के प्रकार पढ़ते हुए सबसे पहले हमने कौन सा वलन देखा था, सम्मिलित वलन देखा था। सम्मिलित वलन को हम और क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। तो सिमेट्रिकल फोल्ड में दोनों भुजाएं बराबर रूप से एक दूसरे पे क्या होंगी, झुकी हुई होंगी। तो अगर वलन कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है तो ये कैसा वलन है, आपको ये आपको देखने को मिलेगा सम्मिलित वलन। ये जो आप देख रहे हैं सम्मिलित वलन, और इसी को हमने क्या कहा था, सिमेट्रिकल फोल्ड इसको कहा था। इसके बाद हम गए असिमेट्रिकल फोल्ड। अब क्या हो रहा है, एक भुजा पे ज्यादा संपीड़नात्मक बल लग रहा है। तो पहले भुजा एकदम ऐसी थी, दोनों बराबर बराबर झुकी हुई हैं, लेकिन जब ज्यादा बल लगेगा तो थोड़ी और झुक जाएगी, तो थोड़ी और झुक गई है अब। तो इस भुजाओं में असमान होती है, तथा एक भुजा का ढाल मंद तथा दूसरी भुजा का ढाल कैसा होगा, तीव्र होगा। एक भुजा के मुकाबले दूसरी भुजा अब ज्यादा झुक चुकी है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसका, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है असम्मिलित वलन का। इसी का क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिकल फोल्ड इसको कहा जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी मोनोक्लाइनल फोल्ड की। मोनोक्लाइनल फोल्ड का मतलब क्या है कि एक भुजा अब और ज्यादा मुड़ चुकी है। पहले असिमेट्रिकल में थोड़ी सी मुड़ी, असिमेट्रिकल फोल्ड में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी भुजा मुड़ी है, लेकिन मोनोक्लाइनल में हमको पता है कि सिर्फ एक ही भुजा का क्या हुआ होगा, मुड़ी होगी। इसलिए नाम ही क्या है इसमें, एक द्विवग्नत वलन, एक ही भुजा क्या हुई है, मुड़ी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरी भुजा है वो 90 डिग्री पे है एकदम, और पहली भुजा क्या इस पे मुड़ चुकी है, इसके ऊपर की ओर आने की अब वो कोशिश करेगी। जिस वलन में एक ढाल समकोण तथा दूसरी ढाल मंद होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मोनोक्लाइनल फोल्ड कहा जाता है। ये उसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये करीब करीब 90 डिग्री का देखने को मिल रहा है। और ये जो आपको देखने को मिल रही है भुजा, इसका ढाल तीव्र आपको देखने को मिल रहा है, इसका ढाल आपको मंद देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने बात करी थी समनत वलन की, या जिसको मैं कह सकता हूं आइसोक्लाइनल फोल्ड। आइसोक्लाइनल फोल्ड में क्या होता है, अब भुजाएं और एक भुजा जो है दूसरे के ऊपर और झुकती हुई चली जाएगी, और जब इस प्रकार जा रही होगी तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इनकी भुजाएं एक दूसरे के इतने निकट होती हैं कि इनके टूटने की क्या बनी रहती है, संभावनाएं। जब एक दूसरे पर चढ़ती जाएंगी तो भुजाएं क्या होंगी, करीब आ जाएंगी, और करीब आने के साथ इतने निकट आ जाती हैं कि इनकी कैसी संभावना रहती है, क्या हो सकता है, ये टूट सकता है। ये होता है वो आइसोक्लाइनल फोल्ड।
आगे की ओर चले, परिवलित फोल्ड या रिकम्बिनेंट फोल्ड को क्या कहा जाता है? अब क्या हो रहा है, अब और आगे इसका क्षैतिज रूप से इस प्रकार ये आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार में ये जो रिकम्बिनेंट फोल्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट हमने क्या देखा था? लास्ट हमने देखा था, जिसको नापे हम लोगों ने कहा था, नापे में हमने देखा था जो भुजा है वो दूसरी भुजा से भी आगे निकल गई, पहली भुजा दूसरी भुजा से भी क्या हुई? आगे निकल गई। इस प्रकार के फोल्डों को, इस प्रकार के वलन को हम लोग क्या कहते हैं? नापे कहते हैं। मैंने आपको उस समय भी ये कहा था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड। इस वाली स्लाइड में जो जो चीजें लिखी हुई हैं और जो जो नंबरिंग आपको दे रखी है, अगर आप एक बार ये अच्छे से समझ गए तो बाकी चीजें जो हमने नेक्स्ट 5-6 स्लाइडों में देखी थी वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि ऐसी ही चीज को आप लोग क्या कहते हैं? इन्हीं चीजों को हम लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, या मैं कहूं इन्हीं चीजों को हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क। अगर आपके नोट्स कुछ इस प्रकार है तो यही तो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? कि जो रिवीजन में अपना समय बचा ले, वही आपका क्या है? स्मार्ट वर्क है। अब क्लास के साथ रिवीजन होता है, उसमें आप देखोगे 10 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप चीजें रिवाइज करोगे, और आप कब चीजें रिवाइज करोगे? आप इसको ये सोचिए, आप आज या कल चीजें रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ आप सारे सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिए, इसके बाद आप फिर से ज्योग्राफी लेने बैठोगे, तो ज्योग्राफी आपने पढ़ा था, हो सकता है उस पढ़ने के बाद और रिवीजन करने के बीच में गैप 3 से 4 महीने का हो चुका है, आपने ज्योग्राफी के टच में नहीं हो, आपने देखी भी नहीं है। उस समय जब आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के लिए आप अपने सामने अगर 2 या 3 रजिस्टर रख लोगे ज्योग्राफी के, तो कितना डर लगेगा। आप सोचिए कि मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए 3 रजिस्टर भर रहा हूं। तो उससे बचने के लिए आपको इस प्रकार के स्मार्ट वर्क की जरूरत है, उससे बचने के लिए आपको इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप फटाफट से अपना रिवीजन क्या करें? खत्म कर ले। और हो सकता है जिन लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग एक बार या 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो इस रिवीजन वाली चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। जो नए लोग हैं, अभी शायद वो लोग नहीं समझ पाए कि रिवीजन कितना ज्यादा जरूरी है इस परीक्षा में। क्यों रिवीजन इतना ज्यादा जरूरी है? कि सिलेबस इतना बड़ा है इस परीक्षा का, इतना बड़ा है कि आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें जो आपको लग रहा है कि आज आपको समझ में आ रही है और मैं एग्जाम में बहुत अच्छे से इनको लिख पाऊंगा, वो आप देखोगे 2 महीने या 3 महीने बाद आप वो चीजें धीमे धीमे आपके दिमाग से मिस होने लग जाएंगी, वो उतनी तेजी से स्ट्राइक नहीं कर पाएंगी। अगर मैं अभी एकदम से आपसे पूछ लूं कि तारे की उत्पत्ति, तारे का जन्म कैसा हुआ था और तारे की मृत्यु कैसे हुई थी, वो पूरी चीज आपको 1 सेकंड में आपको बतानी है या 1 सेकंड में आपको रिवाइज करनी है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सोचना पड़ जाए, जिनको थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। वो क्यों लग पा रहा है? क्यों आप फटाफट से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? शॉर्ट नोट्स नहीं है। अगर वो शॉर्ट नोट्स जो आपने कॉपी में लिखे हैं, और क्या है, जैसे जैसे उन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करते जाओगे, वो धीमे धीमे आपके दिमाग में छपते जाएंगे, एकदम ऐसे छपते जाएंगे कि आपको वो ये भी याद हो जाएगा कि मैंने इस पेज पे ये वाला डायग्राम बनाया था और वो इस तरीके से बना हुआ था। तो कोशिश करें कि इस तरीके से आपका रिविजन हो जाए। एटलीस्ट ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में ऐसे जो कंसेप्ट हैं, उनका तो इसी तरीके से रिवीजन होना चाहिए कि वो कंसेप्ट आपसे आधी रात में भी मैं अगर पूछ लूं कि बताइए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या डिफरेंस है, तो आप फटाफट से मेरे को बता दें। इस तरीके से आपका क्या होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए। तो ये हमने बात करी थी वलन की। वलन के बाद हम पहुंचे थे किस पे? रैपिंग पे। रैपिंग में हमने देखा था कि संवलन का निर्माण वलन की भांति ही होता है, परंतु वलन की तुलना में इनका प्रभाव कैसा होता है? अधिक व्यापक क्षेत्र पे होता है। तो मैं कहूं कि अगर संवलन इसका छोटा रूप क्या है? वलन, फोल्ड। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि संवलन एक बहुत बड़ी चीज है, उसका एक बहुत छोटा सा रूप क्या है? वलन। यह है आपका संवलन।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन किसका हिस्सा है, क्या वलन संवलन का हिस्सा है या संवलन वलन का हिस्सा है। तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता है जो ऊपर उठे हुए भाग हैं उनको उत्संवलन कहा जाता है और जो नीचे धंस चुके भाग हैं उनको अवसंवलन कहते हैं। आज हमको बात करनी है भूपटल विभंग की, या मैं कहूं क्रिस्टल फ्रैक्चर की। अच्छा, क्रिस्टल फ्रैक्चर कब होगा? अगर इस पे संपीड़नात्मक बल लग रहा है तो क्या कभी क्रिस्टल फ्रैक्चर हो सकता है? तो इसको बात अपन लोग देख लेते हैं कि कब आपको कौन सा बल देखने को मिलेगा आपको, या क्रिस्टल फ्रैक्चर आपको कब देखने को मिलेगा। अब सोचिए कि ये आपकी एक प्लेट है, या मैं कहूं कि भूपर्पटी का एक हिस्सा है। आप भी कोशिश करें ना कि जब भी प्लेट वगैरह बनाए तो कोशिश करें कि वो 3D में बन रही हो, ठीक है। ये वो आपका भूपर्पटी का हिस्सा है। अब सोचिए इस पे इस तरफ से अंतरजातीय बलों के कारण इस तरफ से भी बल लग रहा है और दूसरा जो बल लग रहा है वो इस प्रकार का बल लग रहा है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस पे यहाँ पे से भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और यहाँ से भी बल लग रहा है। मतलब इस तरफ से कोशिश कर रही है इस तरफ संचलन करने की, इस तरफ से कोशिश कर रही है कि इस तरफ संचलन करे। तो ये बल आप देखोगे किस प्रकार का बल है। तो हमें पता है कि जब दोनों बल एक दूसरे की ओर कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार का बल है, यह है संपीड़नात्मक, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि यह है कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स। तो जब कंप्रेशनल फोर्स लग रहा होगा या संपीड़नात्मक बल लग रहा होगा तो हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है। तो कंप्रेशनल फोर्स जब लग रहा होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका भूपटल है इसमें क्या होना, ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। इसको हमने नाम दिया था भूपटल बंकन। अच्छा, भूपटल बंकन के बाद और क्या हो सकता है, तो हमने देखा था यहाँ पे समवलन हो सकता है, समवलन हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हमने एक और चीज देखी थी कि यहाँ पे वलन हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे वलन हो सकता है। इसको मैं कह दूं कि यहाँ पे फोल्ड हो सकता है, इसको मैं कह दूं कि ये रैपिंग हो सकती है, और इसको मैं कह दूं कि यहाँ पे क्रिस्टल बेंडिंग हो सकती है। लेकिन ये कब होगा, जब किस प्रकार का बल लग रहा है, संपीड़नात्मक कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है। देखिए होता भी क्यों होगा, ये दोनों बल संचरण किधर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है ये धीमे धीमे क्या होगा, मुड़ने लगेगा। तो आपको हल्की से क्या देखने को मिली, क्रिस्टल बेंडिंग देखने को मिली। उसके बाद यही वाला हिस्सा, इसमें जो एक क्रिस्टल बेंडिंग देखने को मिल रही है, ये आप देखने को मिलोगे कि इस प्रकार हो गई है। बल जब ज्यादा तीव्रता से लग रहा है तो आपको देखने को मिलेगा, अगर बड़े क्षेत्र पे हो रहा है तो इसको आप क्या कहोगे, संवलन कहोगे, छोटे क्षेत्र में हो रहा है तो इसको आप वलन कहोगे। तो ये कब चीजें होंगी, हमेशा तब होगा जब कंप्रेशनल संपीड़नात्मक बल लगेगा, तब ये सब चीजें होंगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि तनाव मूलक अगर बल लग रहा है, टेंशनल फोर्स अगर लग रहा है तो किस प्रकार लग रहा होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी भूपर्पटी की प्लेट का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तनाव मूलक बल कैसे लगेगा, अगर इस प्रकार, और यहां पे आप देखोगे तो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। कौन सी दिशा में लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आपको बल देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के जब बल लग रहे हैं तो इसी को आप कौन सा बल कहोगे, इसी को आप टेंशनल फोर्स, या मैं कहूं तनाव मूलक
बल कहोगे। जब तनाव मूलक बल लग रहे होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये संचलन करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला भाग उस तरफ और ये वाला भाग इस तरफ। तो सबसे पहले बीच में क्या होगा, एक क्रैक डेवलप होगा। भाई अगर मैं इसको जोर से खींचने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि फटने से पहले, जो बिल्कुल फटने से पहले या जब बहुत थोड़ा थोड़ा फटने लगा है, तो उस समय क्या हो रहा है, क्रैक डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, क्रैक डेवलप हो रहा है। और इसी क्रैक को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्रैक को या एक छोटा सा फ्रैक्चर जब डेवलप होता है तो इसको भूपटल विभंग कहते हैं या क्रिस्टल फ्रैक्चर इसको कहते हैं। क्रस्ट में क्या हो गया, फ्रैक्चर आ गया है। क्या आ चुका है, फ्रैक्चर आ चुका है। तो इस चीज को आप क्या कहोगे, क्रिस्टल फ्रैक्चर। क्या कहोगे इसको, क्रिस्टल फ्रैक्चर, या मैं कहूं भूपटल विभंग। जो इसका अंग है वो धीमे धीमे क्या होने लगा है, अलग होने लगा है। तो भूपटल विभंग। भूपटल विभंग कभी लगेगा, जब कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशनल फोर्स लग रहा है। और धीमे धीमे आप देखोगे ये जो भूपटल विभंग है ये बड़ा होता चला जाएगा। और जब बड़ा होता चला जाएगा तो हम देखेंगे आगे क्या होगा, इस कहेंगे फॉल्टिंग होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी, फॉल्टिंग इसको कहना हम लोग शुरू कह देंगे। और फॉल्ट का मतलब है कि भ्रंश का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। कब होगा, अब इसमें आपको ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है। क्रिस्टल फ्रैक्चर डेवलप हुआ और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा कैसे होता जाएगा आप इसको समझ सकते हैं कि अब ये कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की क्या बन चुकी है, यहाँ पे भ्रंश का निर्माण हो चुका है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग, ये बन गई आपकी भ्रंश, या मैं कहूँ ये बन गया आपका फॉल्ट। तो तनाव मूलक बल के कारण क्या क्या होगा, पहले होगा भूपटल विभंग और उससे क्या बनेंगे, उससे बनेंगे आपके फॉल्ट का निर्माण होगा। अच्छा, अब ये वाला चार्ट फिर से देखिए और इस वाले चार्ट से समझने की कोशिश करें कि हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं और क्या हम सही तरीके से बढ़ रहे हैं आगे या नहीं। तो हमने अभी तक बात करी थी किसकी, तनाव मूलक बलों पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या बात करी कि सबसे पहले क्या आएगा, भूपटल विभंग होगा, क्रिस्टल फ्रैक्चर होगा। क्रिस्टल फ्रैक्चर के इमीडिएटली बाद क्रैकिंग डेवलप हो जाएगी। फ्रैक्चर के बाद क्या होगा, क्रैकिंग होगी, चटकन होगी, और चटकन के बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, भ्रंश देखने को मिलेंगे। तो इस चार्ट में आप देखोगे कि हमने क्या क्या खत्म कर लिया। हमने एपिरोजेनिक, हमने ऑरोजेनिक का कौन सा हिस्सा चल रहा है अब हमारा, टेंशनल फोर्स, इसमें हम खत्म कर चुके हैं, कंप्रेशनल फोर्स खत्म कर चुके हैं। तो चला जाए समझते हैं कि क्या होता है ये भूपटलीय विभंग या मैं कहूँ क्रिस्टल फ्रैक्चर क्या होता है। तो क्रिस्टल फ्रैक्चर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जातीय बलों द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को आप क्या कहोगे, भूपटल विभंग कहोगे। यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि चट्टानों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जब सोचिए ये भूपटल है, इस पे बहुत सारी क्या होंगी, चट्टानें भी होंगी। जब ये अलग हो जाएगा एक दूसरे से तो क्या होगा, जो चट्टान है उनका स्थानांतरण हो गया। तो पृथ्वी में किसके कारण हो रहा है, अंतर्जातीय बलों के द्वारा किया जा रहा है। और एक ही तल का क्या और सहारे क्या हो रहा है, चट्टानों का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूपटल विभंग कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है, भूपटल में केवल क्रैक डेवलप होते हैं और लेकर अगर शक्ति कुछ ज्यादा प्रबल होती है तो चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण होने लगता है, इसे विभंग कहा जाता है, इसे फ्रैक्चर कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चटकन आएगी, क्रैक डेवलप होगा। क्रैक कैसा होता है आप समझिए कि मैं आपके हाथ को दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करूं, आपका ये वाली जो हड्डी है इसको एक इंसान इस तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरी तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, जो आपकी बोन है, जो आपकी हड्डी है, वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्रैक अगर बढ़ गया तो उसको ही आप क्या कहोगे, उसी को आप फॉल्ट कहोगे कि वहां पे क्या हो गया, फॉल्ट हो गया है। इनमें चट्टानों का स्थानांतरण सामान्य ही होता है। यदि तनाव मूलक संचरण अधिक तीव्र है तो क्या बनेगा, विभंग तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर हो जाता है और इसे भ्रंश या क्या कहा जाता है, इसे फॉल्ट कहा जाता है।
तो ये सब कब बनेगा, जब कौन से बल लग रहे हैं, तनाव मूलक बल लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब टेंशन फोर्स आप देख रहे हो, अगर तनाव मूलक बल की डायरेक्शन आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होंगे। लेकिन जो संचलन हो रहा है वो भी आप देख रहे हो कैसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में यहाँ पे क्या हो रहा है, संचलन हो रहा है। ये इसके सहारे संचलन हो रहा है। तो अब वहां पे पिछली स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे किसी के सहारे संचलन होगा, तो वो इस रेखा के सहारे क्या हो रहा है, संचलन हो रहा है। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में भ्रंश तल या फॉल्ट प्लेन के सहारे चट्टानों में अपेक्षित या रिलेटिव गति होती है तो तथा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, तब भ्रंश का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि किसी के सहारे होगा, इसी चीज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फॉल्ट प्लेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फॉल्ट प्लेन। और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे दो चीजों की, कौन कौन सी, यहाँ पे एक तो अपेक्षित गति की बात की जा रही है और दूसरी बात की जा रही है विस्थापन की। अब ये दोनों वैसे आप देखोगे फिजिक्स के दोनों टर्म है कि अपेक्षित गति क्या होती है, रिलेटिव मूवमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अपेक्षित गति, अपेक्षित गति, ये अपन बात करें रिलेटिव स्पीड, क्या होती है अपेक्षित गति और क्या होती है रिलेटिव स्पीड, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं ना। ये क्या है, ये एक बस है, क्या ये बस, और बस का नाम है बस ए। और दूसरा हम देखते हैं कि इसके बिल्कुल सहारे सहारे एक और बस चल रही है, उसका नाम है, इस बस का नाम है बस बी। इसमें भी 30 सीट है और इसमें भी कितनी, 30 सीट है। तो एकदम एक जैसी दो बसेस चल रही हैं, ठीक है, और चल भी एक ही दिशा में रही हैं, ऐसे समझ लेते हैं, दोनों इसी दिशा में जा रही हैं। अब समझते हैं कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और ये जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। अच्छा, ये जो हम 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर कह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और ये इन दोनों बसों को देख रहा है। तो ये कहेगा कि भाई जो बस ए है वो कितने की रफ्तार से जा रही है, वो जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो बस बी है वो कितनी रफ्तार से जा रही है, वो जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो आगे की ओर जा रही है। ये बात हो गई। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब बस ए में बहुत सारे लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, बस बी में भी कुछ लोग बैठे हैं, तो बस ए के लोग जब बस बी के लोगों को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या वो ये कहेंगे कि बस बी जो है वो हमारे मुकाबले तेज चल रही है, वो ये कहेंगे कि बस ए के लोग क्या कहेंगे, बस बी हमारी बस के मुकाबले क्या चल रही है, तेज चल रही है। उनसे पूछा जाएगा कि भाई कितनी तेज चल रही है, तो वो कहेंगे कि बस ए तो चल रही है भाई 20 की रफ्तार से और बस बी चल रही है 40 की रफ्तार से। तो इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा, दोनों के बीच का अंतर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस ए में जो लोग बैठे हैं वो क्या कहेंगे कि बस बी हमारे मुकाबले कितना तेज चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चल रही है। कि क्या कहा उन्होंने, हमारे मुकाबले, हमारे कंपैरिजन में। तो जहां पे कंपैरिजन हो रहा है, जहां पे ये बात आ रही है कि हमारे मुकाबले कितना तेज चल रहा है, कितना धीमे चल रहा है, तो इस प्रकार की गति को ही क्या कहा जाता है, अपेक्षित गति कहा जाता है, इसी को रिलेटिव मूवमेंट कहा जाता है। एक और समझ लेते हैं यहीं पे, अपेक्षित गति का एक और उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए अब ये जो बस ए है और दूसरी जो बस बी है, इस बस ए में कोई बैठा था, या मैं कहूं इस बस ए में कोई बैठी थी, इस बस ए में कोई बैठी थी, वो यहां पे बैठी हुई है, और इस बस बी में भी कोई बैठा हुआ है,
दोनों शब्दों में गौर करना, यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे बैठा हुआ है। ये जो बैठा हुआ है लगातार बस ए में जो बैठी हुई है उसको देख रहा था, लेकिन अब दोनों बसें चलने लगी। अब दोनों बसें क्या हुआ, चलने लगी। इसने जाके जो बस बी का ड्राइवर है उससे कहा कि हमको उसी रफ्तार से चलना है, उसी स्पीड से चलना है जिससे बस ए चल रही है। तो बस ए चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बस बी भी चलने की अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो बैठा हुआ था वो अब आसानी से देख पाएगा जो बैठी हुई है उसको। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या नहीं हो रही है, कोई गति नहीं हो रही है। बसें दोनों चल रही हैं 20-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई गति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बात करूं अपेक्षित गति की, यहाँ पे मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड की, तो वो कितनी है, यहाँ पे 0 है, वो 0 है। और वहां पिछले वाले केस में बात करूं मैं यहाँ पे अपेक्षित गति की रिलेटिव स्पीड की, तो कितनी थी, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस भ्रंश में कैसे रिलेटिव गति हो सकती है, या मैं कहूं कैसे अपेक्षित गति हो सकती है। अब समझिए कि यहाँ पे चट्टान ए है और यहाँ पे चट्टान बी है, दोनों का संचलन विपरीत दिशा में हो रहा है। इसका संचलन इस दिशा में, इसका संचलन इस दिशा में। तो ए के मुकाबले बी की गति हो रही है और बी के मुकाबले ए की गति हो रही है। तो आप क्या पाएंगे कि इन दोनों के बीच में जो गति हो रही है वो कैसी गति है, अपेक्षित गति है। कैसी गति है, अपेक्षित गति है। विस्थापन आप समझते हैं कि अपने स्थान से हट गया है, वो क्या हो गया, उसका विस्थापन हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि पहले प्लेन होना चाहिए था एकदम, लेकिन अंतरजातीय बलों के कारण कौन सा बल लग रहा है, पे टेंशनल तनावमूलक बल लग रहे हैं, जिसके कारण भ्रंशों का निर्माण हो रहा है। और जब भ्रंशों का निर्माण होता है तो चट्टानों का क्या होगा, विस्थापन होगा। तो आशा करता हूं कि आप ये दोनों शब्द समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि भ्रंशों के प्रकार क्या होते हैं, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस प्रकार हमने देखा था कि वलन कुछ प्रकार के होते हैं, फोल्ड कुछ टाइप्स के होते हैं, इसी प्रकार जो भ्रंश होते हैं वो भी कुछ प्रकार के होते हैं। तो भ्रंशों के प्रकार आप देखोगे तो कितने टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं। भ्रंशों के प्रकार होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के, कुछ किताबों में 4 भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में 3 प्रकार दे रखे हैं तो हम लोग भी कितने देखेंगे, 3 प्रकार देखेंगे। सबसे पहला जिसको कहा जाता है नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा जिसको कहा जाता है रिवर्स फॉल्ट, और तीसरा जिसको कहा जाता है स्ट्राइक फॉल्ट। इसको कहते हैं, कहीं कहीं पे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी लिखा होता है। अब नॉर्मल फॉल्ट क्या है, नॉर्मल फॉल्ट का मतलब है कि ये आपका हिस्सा था, इस पे तनाव मूलक कार्य करेंगे, और तनाव मूलक जब कार्य करेंगे तो एक दूसरे के कौन सी दिशा में कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे इनका संचलन आप देख रहे हो इस प्रकार होगा। तो अगर इस प्रकार की आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसको क्या कहोगे, इसको नॉर्मल फॉल्ट कहोगे। लेकिन अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये उल्टे हो जाए। अब आप देख रहे हो कि ये वाला उस तरफ पहुंच गया, हालांकि अब भी जो बल हैं वो अलग अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो एकदम अगर उल्टा हो गया तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप रिवर्स फॉल्ट कहोगे। साथ ही साथ अब ऐसा कुछ ना हो कि बस एक दूसरे के सहारे ये सरक रही हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, आप इसको कहोगे। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश। जब चट्टानों में तनाव के कारण दरार उत्पन्न हो जाती है और तनाव सक्रिय रहता है तो भ्रंश रेखा के सहारे दोनों कगारों का क्या होता है, संचलन होता है तथा एक भाग नीचे धंस जाता है। इसे सामान्यतः भ्रंश कहा जाता है। ये प्राय भ्रंश के दोनों किनारे विपरीत दिशा में क्या हो रहे हैं, खिसक जाते हैं, विपरीत दिशा में हो रहे खिसक रहे हैं। और यहाँ पे क्या बन रही है, आपको भ्रंश बनता हुआ ये दिख रहा है। और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो सामान्य भ्रंश होगा, ये जो भ्रंश रेखा के सहारे दोनों कगारों का क्या होगा, संचलन शुरू हो जाएगा। और दोनों कगारों के बीच जब संचलन शुरू होगा तो विपरीत दिशा में ये धंसना शुरू हो जाएंगे, विपरीत दिशा में गति करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे की और ये खिसकेंगे। वहां पे विपरीत दिशा में हमने देखा था, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक दूसरे की और क्या होंगे, खिसकना शुरू करेंगे। और इसे क्या कहा जाता है, इसे व्युत्क्रम या इसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। तीसरा हमने क्या कहा था, तीसरा हमने कहा था स्ट्राइक फॉल्ट या इसको स्ट्राइक स्लिप
फॉल्ट भी कहते हैं, नाम में भी बता रहे हैं, सिर्फ क्या हो रही है, खिसक रही है, स्लिप हो रही है। क्षैतिज दिशा में संचलन होने पर जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप स्ट्राइक फॉल्ट कहोगे, उसको आप नति लंबी भ्रंश कहोगे। तो अब आपको पता लग गया कि हमने 3 प्रकार के भ्रंश देखे। 3 प्रकार के भ्रंश कैसे कैसे देखे आपको पता होना चाहिए। अगर विपरीत दिशा में अगर ये जो है ये सामान्य भ्रंश है, इसके उल्टा अगर हो जाए, उल्टा कैसे हो सकता है, अब संचलन कुछ इस प्रकार हो तो ये व्युत्क्रम रिवर्स फॉल्ट हो गया। और वहीं पे अगर क्षैतिज दिशा में संचलन हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप नति लंबी भ्रंश कहोगे, उसको आप स्ट्राइक फॉल्ट कहोगे। तो आशा करता हूं कि यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा कि क्या होते हैं फॉल्ट, कितने टाइप्स के होते हैं फॉल्ट। और यहाँ पे देखिए मैं आपसे फिर से इस चीज को कहूंगा, कई बार क्या होता है ज्योग्राफी में पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि हमें बहुत डेप्थ तक चीजें जानी है ना, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आपको कहां तक लेके जाना है। क्यों पता है, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है उसी प्रकार हमको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे फॉल्ट की भी थ्योरी है बहुत सारी, तो वो फॉल्ट की थ्योरी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, तो वो सब चीजें हमारे लिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो उन इतनी डेप्थ में हमको नहीं जाना है। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए कि स्ट्राइक फॉल्ट क्या होता है, आपको उसका डायग्राम पता होना चाहिए कि स्ट्राइक फॉल्ट का डायग्राम क्या है। अगर डायग्राम बता है तो आप बहुत आसानी से उसकी क्या बना सकते हो, परिभाषा बना सकते हो। इसी प्रकार रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट में आपको पता होना चाहिए कि संचलन कैसे हो रहा है। अगर आपको ये पता है, डायग्राम पता है, तो आप बहुत आसानी से क्या बना लोगे, परिभाषा। और यही चीज डिपेंड करती है नॉर्मल फॉल्ट पे भी, कि आपको डायग्राम पता है तो बहुत आसानी से क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल मतलब जैसे हमने बात करी थी कि फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट टेंशनल फोर्स के कारण, टेंशनल फोर्स जो तनाव मूलक है वो अपोजिट होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपोजिट देखने को मिल गए। अब जो नामी व्युत्क्रम है जिसका नाम ही रिवर्स है, तो रिवर्स में क्या होगा, एक दूसरे की ओर हो रहे होंगे, तो एक दूसरे की ओर जब हो रहे हैं तो इसको आपने रिवर्स फॉल्ट कह दिया। और जब सिर्फ क्षैतिज दिशा में गति कर रहे हैं तो उसको आपने नति लंबी कह दिया, या उसको आपने स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कह दिया। तो यहाँ पे हमारा मुख्यतः क्या खत्म हो जाता है, मुख्यतः हमारा जो अंतरजातीय बल वाला जो पार्ट था वो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है। आप अगर ये चार्ट देखोगे तो हमने क्या खत्म कर लिया है, अंतरजातीय जो बल था वो हमने बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है। हमने वलन पढ़ लिया है, हमने संवलन पढ़ लिया है, हमने भ्रंशन पढ़ लिया। अब आप कहेंगे सर हमने चटकन तो पढ़ा ही नहीं, तो आप चटकन को देखोगे तो चटकन क्या है, भ्रंशन से पहले होने वाली चीज। तो चटकन की अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो क्या आप कहोगे, जो वो भू आकृति जो कब बनेगी, भूपटल विभंग के बाद और भ्रंशन से पहले जिसका निर्माण होगा उसको आप क्या कहोगे, चटकन कहोगे, उसको आप क्रैक कहोगे। कौन से बलों के कारण बनेगी, तनाव मूलक बलों के कारण। अब इससे पर्वतों का निर्माण कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये तो पता चला कि फोल्ड से, फोल्ड जब होंगे तो पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन अभिनति और अपनति बनेगी। लेकिन इस फॉल्ट से, इन फॉल्टों से कैसे निर्माण होता है पर्वतों का, तो देखिए फॉल्ट से निर्माण मैं बताता हूं आपको किस प्रकार होता है। हम बात तो यही कर रहे हैं कि इनसे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होना चाहिए पर्वतों का। तो आपने एक पर्वतों का नाम सुना होगा जिनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन उनको कहा जाता है। तो जो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है वो इसी प्रकार किससे होता है, फॉल्ट से उसका निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये आपकी भूपर्पटी थी, इस पे इस प्रकार के 3 ब्लॉक लगे हुए हैं चट्टानों के, ठीक है। अब जब तनाव मूलक बल लगेगा, टेंशनल फोर्स लग रहा है, और जब टेंशनल फोर्स लग रहा है तो मान लीजिए कि इस पे ये बल लग रहा है कुछ इस प्रकार, और इस पे बल लग रहा है कुछ इस प्रकार। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ए है
और ये बी है। ये ए और बी एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, ये ए और बी एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन बीच में कौन है? बीच में ये सी है। तो ए और बी आना कैसे चाहते हैं? नजदीक चाहते हैं, तनाव मूलक बल भी लग रहा है, लेकिन बीच में क्या है? इनके सी है। अब ए और बी ने सोचा कि हम दोनों कैसे नजदीक आ जाएं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ए और बी ने कुछ अपने उस तनाव वाले बल से, या मैं कहूं टेंशनल फोर्स से कुछ कार्य करना शुरू किया। अब उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे ये तनाव, या मैं कहूं ये टेंशनल फोर्स बढ़ा देते हैं हम लोग, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेंशनल फोर्स बना और ये और करीब आते गए, पहले थोड़ी दूरी ज्यादा है, अब थोड़ी दूरी कम हो गई, तो उन्होंने देखा कि ये जो सी है ये कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो ए और बी ने समझा कि अगर हमको नजदीक आना है तो सी को कहां जाना पड़ेगा? सी को ऊपर भेजना पड़ेगा। सी ऊपर जा रहा है। अब सी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब समझो, आप यहां पे खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं, या आप यहां पे खड़े हैं, तो इन दोनों ही केसों में आप देखोगे कि आपको ये जो स्थल आकृति देखने को मिल रही है, ये खुद से या जिस स्थल आकृति पे आप खड़े हो उससे कुछ ऊंचाई पे देखने को मिल रही है। तो इसको आप क्या कहोगे? कि पर्वत का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। भाई ऊंचाई पे हो रहा है, ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही है लगातार, ये ऊपर की ओर खिसकता जाएगा, ऊपर की ओर खिसक रहा है। और यहाँ पे आप संचलन देखोगे तो ये आप देख रहे हो, ये संचलन नीचे हो रहा है ए का, सी का संचलन ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार पर्वत का निर्माण हुआ। और इस प्रकार जब पर्वतों का निर्माण होता है तो इस प्रकार के पर्वतों को ही हम कौन सा पर्वत कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो आप समझ गए कि ए और बी को पास आना था, तो उन्होंने क्या किया? सी को ऊपर भेज दिया। अच्छा, दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि फिर से किसको नजदीक आना है? कि कभी बिछड़ गए थे, बाद में मिले, और इन दोनों को, अब इन दोनों ने सोचा कि ए और बी ने ये सोचा कि हमको क्या आना है? नजदीक आना है। लेकिन तब तक इनके बीच में क्या आ चुका है? सी आ चुका है। ठीक है, ए और बी को पास आना है। अब एक केस तो ये था कि बल कुछ इस प्रकार लगा कि सी को इन्होंने क्या किया? ऊपर उठा दिया। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर नजदीक आना है तो एक ये भी तो केस हो सकता है कि सी को हम क्या कर दें? सी को हम नीचे पहुंचा दें, पाताल लोक में पहुंचा दें। तो इन्होंने किया कि सी को नीचे की ओर धक्का देना शुरू कर दिया। क्यों हो पा रहा है ये? क्योंकि कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? टेंशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तनाव मूलक बल लग रहा है। इसकी गति आप देख रहे हो, सी की कहाँ हो गई? नीचे की ओर हो गई। मतलब अब ये नीचे की ओर जा रहा है, बी ऊपर की ओर जा रहा है, ए ऊपर की ओर जा रहा है, सी नीचे की ओर जा रहा है। तो यहां से भी आप देखोगे, मान लीजिए आप सी पे खड़े हैं और आप ए और बी को देखोगे तो आप ऊंचा उठा हुआ हिस्सा देखने को मिल रहा है, पर्वत आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आप यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे पानी बहना शुरू हो जाए, यहाँ पे एक घाटी जैसे आपको देखने को मिल गई, एक वैली देखने को मिल गई, इसको कहा जाता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली। तो आपको एक प्रेम कहानी याद रखनी है। यहाँ पे प्रेम कहानी किसकी है? ए और बी की। बीच में कौन आ गया है? सी आ चुका है। अब ए और बी को जब नजदीक आना है, उनको पास आना है, तो सी उनको नहीं आने देना है। सी नहीं आने दे रहा है, तो ए और बी को लगा कि हमारा जो प्रेम का बल है, जो तनाव का जो बल है, जो हमारा टेंशनल फोर्स है, उससे हम कार्य करते हैं। तो इन्होंने अपने प्यार की शक्ति दिखाना शुरू किया, अपने प्रेम की शक्ति दिखाना शुरू किया। तो एक बार तो क्या किया? सी को इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। जब सी को ऊपर पहुंचाया तो इस समय किसका निर्माण हुआ? ब्लॉक माउंटेन का निर्माण इन्होंने कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? ब्लॉक पर्वत का निर्माण कर दिया। देखो प्रेम में कितनी शक्ति है, ए और बी के प्रेम में इतनी शक्ति थी, उन्होंने ब्लॉक पर्वत का निर्माण शुरू कर दिया। वहीं पे ए और बी ने सोचा कि अब क्यों ना सी को नीचे पाताल लोक में पहुंचाया जाए। तो ए और सी ने जब नीचे धक्का देना शुरू करा सी को, तो क्या हुआ? किसका निर्माण कर दिया? तो इन ए और बी की प्रेम ने किसका निर्माण कर दिया? यहाँ पे रिफ्ट वैली का, एक घाटियों का निर्माण कर दिया। तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि ब्लॉक माउंटेन जो है वो कैसे बनते हैं और फोल्ड माउंटेन है वो कैसे बनते हैं। जो फोल्ड
अपनति और अभिनति, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जब बनेगा तब आप देखोगे जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, जो एंटीक्लाइन है, उससे किसका निर्माण हो जाएगा, उससे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो मैं जब इंडियन ज्योग्राफी पे पहुंचूंगा तब मैं आपको बार बार बताऊंगा कि जो हिमालय है वो एक नवीन वलित पर्वत है, वलन के कारण उसका निर्माण हुआ है। वहीं पे मैं बताऊंगा जो विंध्याचल और सतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो कैसी हैं, वो ब्लॉक माउंटेन है। उसके बीच में बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, 2 ब्लॉक माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे और बीच में नदी घाटी आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो जो हमारा आखिरी पोर्शन है, आखिरी वाला जो हिस्सा है जिसको बहिर्जातीय प्रक्रिया या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या एक्सोजेनेटिक मूवमेंट जो हम कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मैं जितना ज़्यादा हो सकता था इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। और देखिए ये चैप्टर मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पे शब्दों पे आपको ध्यान देना है ना, इस शब्द का मतलब क्या है। सिर्फ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे शब्दों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। भूगोल में ऐसे बहुत सारे चैप्टर आएंगे है ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, हमने तो समझा था कि भूगोल बहुत ही कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो कंसेप्ट मिस हो गए, यहाँ पे तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है कंसेप्ट जैसा जिसमें इंटरेस्ट आया जाए। या कुछ लोग उल्टे हो सकते हैं जहाँ पे उनको ये लगे कि ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे सिर्फ परिभाषाएं याद करनी है, जहाँ पे कंसेप्ट हैं वो उनको मुश्किल लगता होगा। तो भूगोल इन दोनों का ही क्या है, मिश्रण है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो इस वाले चैप्टर में आपको क्या है, कुछ कुछ परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। भू आकृति में मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पर्वत क्या है, तो पर्वत आप समझा तो देंगे, लेकिन कॉपी में जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसकी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तो पर्वतों में आपको बताना पड़ेगा वलित पर्वतों का निर्माण कैसा होता है या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसा होता है। तो वहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मिलते हैं कल किसके साथ, बहिर्जातीय प्रक्रियाओं के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। साथ ही साथ एक और चीज जो आपको मेरे को रिमाइंड करानी है वो क्या है कि 22 अप्रैल से स्टडी IQ IAS हिंदी अपना 4था फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा है। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एडमिशन लें तो आप कोड कौन सा यूज करें, कोड यूज करें MBLive, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और कोर्स की प्राइस रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए। तो जल्दी कीजिए, एडमिशन फटाफट से क्लोज हो रहे हैं। और कल मिलते हैं फिर बहिर्जातीय प्रक्रियाओं के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।